सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, अवाम पर एक और महंगाई बॉम्ब गिरने को तैयार है। मिनी बजट का मुसव्विदा तैयार कर लिया गया है। मिनी बजट के जरिए सैकड़ों अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं, जबकि किताबों समेत दर्जनों स्टेशनरी आइटम्स, पोल्ट्री मसनूआत, अंडे, गोश्त, सब्जियां, फल और दीगर मसनूआत पर भी 17% सेल्स टैक्स की तजवीज़ तैयार कर ली गई है। इस हवाले से वकास अजीम की रिपोर्ट देखते हैं। हुकूमत ने अवाम से 350 अरब रुपए की टैक्स छूट वापस लेने की तैयारी मुकम्मल कर ली। FPR ने IMF की शराइत पर मिनी बजट की तजावीज़ तैयार कर ली। मिनी बजट के जरिए सैकड़ों अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। मिनी बजट के जरिए महंगाई का जो तूफान आएगा, इसमें गरीब आदमी की जिंदगी मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। मिनी बजट में अंडे, गोश्त, सब्जियां, फल और दाल समेत हर चीज पर 17% सेल्स टैक्स लगाने की तजावीज़ तैयार की गई हैं। उसके साथ ही तालीम का रास्ता रोकने की गर्ज से किताबों और स्टेशनरी की मसनूआत पर भी 17% टैक्स आयद करने की तजवीज़ रखी गई है। ज़राए का कहना है कि दर्जनों इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत, सोलर पैनल्स, LED बल्ब, सोलर टॉर्च, सोने, चांदी, ज्वेलरी और कीमती जवाहरात पर 17% सेल टैक्स लगाया जा सकता है। उसके अलावा ये बात भी ज़ेर गौर है कि अवामी लालटेन पर भी टैक्स लगाया जाए। IMF की शराइत पर अमल दरामद करते हुए लुंडे के कपड़े और जूतों, जानवरों की खुराक, पोल्ट्री फीड और ट्रैक्टर समेत कई ज़रूरी मशीनरी पर 17% सेल टैक्स की तजवीज़ दी गई है। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौशी तज्जियाकार फ़ारूक सलीम साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अशिया पर 17% सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ तैयार की गई हैं। इसे मिनी बजट समझें या मिनी बम है जो कि अवाम पर गिराया जाना है? आई थिंक मिनी बॉम्ब कहना इसको दुरुस्त होगा, क्योंकि कोई 350 अरब रुपए की जो टैक्स की एग्जेम्पशंस थी उनको वापस लिया जा रहा है और 250 अरब के इजाफी टैक्सेस सामने आएंगे, जिसका मतलब कि ये मिनी बॉम्ब जो है वो तकरीबन 600 अरब रुपए का है। तो जरूरत क्यों पेश आई? अगर 6 महीने पहले जो आमदन का तखमीना हुकूमत ने हमें बजट की सूरत में दिया था, या तो वो गलत था, उसमें अखराजात जो हुकूमत ने अखराजात के हवाले से तखमीना दिया था वो कम था, हुकूमती अखराजात ज्यादा हैं, या आमदन का जो तखमीना दिया था वो एक्चुअल आमदन जो है उससे वो कम हो रही है, जिसके नतीजे में बजटरी खसारा बढ़ रहा है। पाकिस्तानियों के लिए जरा मुश्किल वक्त है। कम से कम 3 महीनों में किताबों के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, अंडों के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, सब्जियों के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, दालें शामिल हैं, उस पे टैक्स लगेगा तो ये बोझ जो है गरीब तरीन तबका जो है पाकिस्तान के, उनके ऊपर सबसे ज्यादा बोझ पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिनी बजट पर खदशात का इजहार किया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडवीवाला का कहना है, मिनी बजट में आवाम को रिलीफ की बजाय मजीद टैक्सेस का बोझ डालने की तैयारियां की जा रही हैं। नए टैक्स आयद करने से अशिया खुरनोश पर असर पड़ने का खदशा है। मिनी बजट से सेहत, तालीम और तवानाई मजीद महंगी होने का इम्कान है और सरमायाकारी में कमी समेत मुल्क में रोजगार के मौके भी कम होने का इम्कान है। सलीम मांडवीवाला ने मजीद कहा कि अगर मिनी बजट पर खदशात दुरुस्त साबित हुए तो पार्लियामेंट में शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क की तारीख में इतनी क़यामत खेज महंगाई नहीं आई जितनी अब है। इस महंगाई ने हर घर को तबाहाल कर दिया है। लोग एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। लोग हाथ उठाकर हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। वो एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इतनी क़यामत खेज महंगाई नहीं आई जो इस वक्त है, और इसमें हर घर को तबाह हाल कर दिया है। लोग इस वक्त हाथ उठा के आसमान की तरफ बददुआएं दे रहे हैं हुकूमत को कि जिन्होंने उनका जीना हराम कर दिया है। एक वक्त की रोटी को लोग तरसते हैं। अद्वियात देखें, अपना आसमान से बातें कर रही हैं। बच्चों के दूध को देखें, आसमान से बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल में है जिससे कि यकीन करें खौफ आता है। मिनी बजट तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं, जिसमें दाल, सब्जी, अंडे, गोश्त और किताबों समेत सैकड़ों अशिया पर 17% सेल्स टैक्स लगाने की तजावीज़ रखी गई हैं। मिनी बजट से अवाम नाउमीद हैं। कहते हैं हमें महंगाई का नया तोहफा ही दिया जाएगा। महंगाई कम नहीं होगी बल्कि मज़ीद इजाफा होगा।
चल रही है पीटीआई की, इन्होंने इससे पहले जो बजट पेश किए हैं उसमें कौन सी कोई हमारे लिए कोई अच्छी बात कर दी है जो इस दफ़ा करेंगे? हर चीज़ महंगी ही होगी, सस्ता कुछ भी नहीं होना इस दफ़ा। महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ रही है, यहाँ पे तकरीबन 150 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल। हर साल बजट तो आता रहता है, लेकिन इस साल जो बजट आ रहा है हमें नहीं लगता कि उसमें भी कोई सस्ती चीज़ें रखी जाएंगी। वही पेट्रोल महंगा, वही बिजली महंगी, वही हर चीज़ महंगी। पहले भी तो बजट आया था ना, महंगाई कहाँ कम हुई है, इतनी महंगाई हो गई है हम एक दो वक्त का खाना नहीं खा सकते। खान साहब साडे कोई रहम करो, सुबह जाने कीमत होर हुंदी है, शाम ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਦਾਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਚਤ ਤੇ ਬਚਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੀਨੀ ਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬਹਿਰਾਨ है। मैंने तो आवाम को खून के आंसू रुला दिया है। महंगाई दिन ब दिन जो है ना नीचे आने की बजाय ऊपर जा रही है, और ऊपर से अब जो ये मिनी बजट पेश करने जा रहे हैं। महंगाई घी देख लें, चीनी वैसे नहीं मिलती, चावल खत्म हो गए हुए हैं, ऊपर से मिनी बजट आ रहा है। मार दे पकड़ के खान साहब को चाहिए अब बस कर दे, चले जाएं वापस। खान साहब को ये सोचना चाहिए आगे ये अवाम को क्या दे रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल 146 रुपये लीटर आ चुका हुआ है। जो तनख्वाहदार अवाम है, जो तनख्वाहदार बंदा वो तो पिस रहा है। वादे इन्होंने इतने किए हैं तो कहते हैं जी घबराना नहीं है। अब तो अवाम घबरा नहीं रही, अब तो रो रही है अवाम। अगे हर चीज़ बड़ी महंगी है, चीनी दाला हर शय महंगी है। नेपरा की जानिब से कराची के लिए टैरिफ में बिजली 3 रुपये 75 पैसे महंगी करने के अमल ने सनतकारों को भी आजमाइश में डाल दिया है। FPCCI के नायब सदर नासिर खान कहते हैं बिजली महंगी होने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। मजीद नासिर खान का क्या कहना है, बसीम इफ्तिखार से जानते हैं। बसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए जो टैरिफ है उसको रिवाइज़ किया है, और के इलेक्ट्रिक के लिए जो बिजली है बिलखुसूस जो कराची के सार्फिन के लिए जो बिजली है उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया है। फ़ी यूनिट जो है वो 3 रुपये 75 रुपये तक इजाफा किया है। शहरी तो परेशान है इस इजाफे से ही, लेकिन सनतकारों का ये क्या कहना है ये जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है FPCCI के वाइस प्रेसिडेंट नासिर खान। आज से 15 दिन पहले इसका भी हमने प्रेस रिलीज़ दी थी कि गवर्नमेंट ने 4 रुपये यूनिट जो कि 30% बनता है टैक्सेस डाल के, तो 30% तक हमारे रेट बढ़ गए हैं। और पहले ही हम लोग यहाँ पे महंगाई का आलम यह है कि जी हर चीज़ रोज़ बरोज़ महंगी हो रही है। इससे मज़ीद महंगाई बढ़ेगी, इससे मज़ीद महंगाई में इजाफा होगा। हमने सोलर भी लगा दिए हैं, लेकिन नेपरा की तरफ से एक साल का डिले है। नेट मीटरिंग एक साल तक नहीं हो रही, तो जब तक कि उसकी जो हमारी कॉस्ट है वो भी ज़ाया हो गई। इनका कहना है कि बिजली महंगी होने से इस चीज़ का असर जो है वो ज़रूरी ज़िंदगी की अशिया पे पड़ेगा, और जो पैदावारी लागत है ज़रूरी ज़िंदगी की अशिया की वो भी बढ़ेंगी, और महंगाई का एक नया तूफान आएगा। बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर नायब सदर कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री माहीन सलमान का कहना है कि गैस बंदी से सनतें बंद हो रही हैं और बेरोजगारी में भी इजाफा हो रहा है। मजीद उनका क्या कहना है हबीब खान से जानते हैं। जी हबीब। देखिए, सुई सदर्न गैस हुकाम की जानिब से पहले CNG सेक्टर और कैप्टिव पावर को जो है वो गैस सप्लाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई है। इस हवाले से इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काटी मौजूद हैं, माहीन सलमान साहब। बहुत मुश्किल है। देखिए, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री क्या है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो चीज़ें बनाती है, कुछ उसमें इनपुट्स होती हैं, वो इनपुट्स किधर से आएंगी, या तो इम्पोर्टेड होती हैं या आपकी लोकल इंडस्ट्री सप्लाई कर रही होती है। अब माना कि इम्पोर्ट्स हमारी बहुत हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ईच एंड एवरी आइटम इज़ इम्पोर्टेड। अगर कोई भी इंग्रेडिएंट ख़त्म हो जाता है, कोई भी चीज़ कम पड़ जाती है, तो वो कहाँ से आप उसको पूरा ही नहीं कर सकते। इट मीन्स के एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इज़ डिपेंडेंट बोथ ऑन इम्पोर्ट्स एंड लोकल प्रोडक्शन। सो इफ़ यू आर क्लोजिंग डाउन लोकल प्रोडक्शन, आप ये कहाँ की लॉजिक है कि जी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चलती रहेगी। बेसिकली आपने क्या किया है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी बंद कर दिया, जनरल को भी बंद कर दिया, बेसिकली आपने तमाम इंडस्ट्री क्लोज कर दी है। हुकूमत की जानिब से जो प्लानिंग नहीं की गई उसका जो इम्पैक्ट है वो ना सिर्फ इंडस्ट्री पर आ रहा है, बल्कि इसके साथ साथ जो रोज़गार इससे कमाते हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं, और मुल्क की जो मईशत है उस पर भी इसका जो है वो मनफी असर पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बसीम आपका। दीगर अहम खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। के बाद आपको बताएं, साबिक चीफ जज राना शमीम तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कोई 3 साल बाद जिंदा होकर आ जाए तो उसके पास कोई ग्राउंड तो होना ही चाहिए। कहते हैं इस तरह इस हाई कोर्ट पर बदएतमादी नहीं फैलाई जा सकती। अदालत ने फरीकैन से बयान हलफी तलब कर लिए। समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। राना शमीम समाअत के बाद मीडिया के सवालों के जवाब देने से गुरेज करते रहे।
اسلام آباد ہائی کورٹ میں رانا شمیم کے بیان حلفی کی خبر پر توہین عدالت کے کیس کی سماعت ہوئی۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ خبر کی سرخی سے یہ تاثر دیا گیا کہ ججز ہدایات لیتے ہیں، یہ بھی لکھ دیا جاتا کہ وہ جج ان دنوں چھٹی پر تھا۔ چیف جسٹس نے صحافی کے بولنے پر کہا کہ آپ چھوٹے بیانیے کیسے بن رہے ہیں وہ بھی پتا ہے۔ آپ نے جواب دے دیا، ہم بین الاقوامی پریکٹس کے تحت چلیں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں مزید کہا کہ زیر التوا اپیلوں پر اس طرح خبر نہیں چھاپی جا سکتی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارک دیے کہ برطانیہ میں اخبار کے ایڈیٹر ان چیف کو 3 ماہ کی سزا ہوئی ہے۔ یہ عدالت عالمی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کا کیس سن رہی ہے اور عوام کا اعتماد ختم کیا جا رہا ہے۔ رانا شمیم کہتے ہیں کہ نوٹری پبلک نے دستاویز لیک کی۔ رانا شمیم کا جواب برطانیہ میں ریگولیٹر کو بھیج دیں تو نوٹری پبلک کے لیے مسئلہ بن جائے۔ جب کوئی انصاف کی فراہمی یا لوگوں کے اعتماد کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو عدالت برداشت نہیں کرے گی۔ کوئی 3 سال بعد زندہ ہو کر آ جائے تو اس کے پاس کوئی گراؤنڈ تو ہونی چاہیے۔ اس شخص کے بیان حلفی کی خبر آپ نے اخبار میں ایسے ہی چھاپ دی، یہ محض توہین عدالت کا کیس نہیں بلکہ یہ میرا احتساب ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ افسوسناک ہے کہ آج کے دور میں جھوٹ سچ اور سچ جھوٹ بن رہا ہے۔ ہم صرف بول نہیں سکتے، آپ اس طرح اس ہائی کورٹ پر بد اعتمادی نہیں پھیلا سکتے۔ اس موقع پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ توہین عدالت کے نوٹسز ملنے والے اپنے بیان حلفی جمع کرا دیں۔ اس دوران رانا شمیم کا حقیقی بیان حلفی بھی آ جائے گا۔ اس کے بعد فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی کی جائے۔ عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ سماعت کے بعد رانا شمیم عدالت کے باہر میڈیا کے سوالوں کا جواب دینے سے گریز کرتے رہے۔ رانا صاحب یہ بیان حلفی آپ نے خود تو نہیں لکھ کیا؟ جو میں نے جو کورٹ میں ہے میں نے جو بتانا تھا کورٹ میں بتا دیا ہے اور میں اب کوئی بیان نہیں دوں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ سماعت پر رانا شمیم کو بیرون ملک جانے سے روکتے ہوئے توہین عدالت کیس میں پیر تک اصل بیان حلفی جمع کرانے کا حکم دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مدثر نارو لاپتہ کیس کی سماعت ہوئی۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ مدثر نارو کی فیملی کو وزیر اعظم سے ملوایا۔ وزیر اعظم سمیت ہم سب اس کی فیملی کو سن کر اس میٹنگ میں شرمندہ تھے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارک دیے کہ لوگوں کے لاپتہ ہو جانے کا ذمہ دار چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے۔ ذمہ دار لوگ اپنا کام کریں تو کسی کو نہیں اٹھایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہال آف شیم بنا دیتے ہیں جس میں سب چیف ایگزیکٹو کی تصاویر ہوں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ صرف چیف ایگزیکٹو کیوں، باقی ذمہ داروں کی بھی ہونی چاہیے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے 4 ہفتے کا وقت دیا۔ ریمارکس میں کہا کہ لاپتہ افراد پر آئین کے مطابق کیا فیصلہ دیں، 18 جنوری کو بتائیں۔ اور خبر دیں گے آپ کو، قومی ادارہ صحت نے پاکستان میں پہلے اومیکرون وائرس کے کیس کی تصدیق کر دی ہے۔ کراچی میں کچھ روز قبل بیرون ملک سے آنے والی خاتون میں اومیکرون کا مشکوک کیس رپورٹ ہوا تھا، جبکہ متاثرہ خاتون کی طبیعت میں بہتری آ گئی ہے۔ عرفان عباسی سے تفصیلات جانتے ہیں۔ عرفان، آگاہ کیجیے گا۔ بیرون ملک سے آنے والی 57 سالہ خاتون کے اندر اومیکرون نامی جو وائرس ہے اس کی علامات ظاہر ہوئی تھی، جس کے بعد اسے آغا خان ہاسپٹل کراچی کے اندر داخل کیا گیا تھا، اور جہاں جو آغا خان ہسپتال انتظامیہ ہے اس نے اس کی تصدیق بھی کی تھی کہ خاتون کے اندر اومیکرون نامی جو وائرس ہے وہ پایا گیا تھا، جس کے بعد محکمہ صحت سندھ نے نہ صرف ان خاتون کے بلکہ ان کی فیملی کے مزید جو دیگر 2 افراد تھے ان کے سیمپل جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے بھیجے تھے۔ اس کے بعد محکمہ صحت سندھ کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک بیان بھی جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ جو ویکسینیٹڈ لوگ ہیں ان کے اوپر یہ اومیکرون نامی جو وائرس ہے وہ کم اثر کرتا ہے، لیکن جو ویکسین نہیں لگواتے وہ زیادہ جو ہے وہ اس وائرس کا شکار ہوتے ہیں۔ اب صورتحال ایسی ہے کہ محکمہ صحت سندھ نے ایک بار پھر نہ صرف کراچی بلکہ پورے سندھ کے جو لوگ ہیں ان کو ہدایت کی ہے کہ ماسک کا لازمی استعمال کریں۔ جس طریقے سے پہلے سماجی فاصلے برقرار رکھے جاتے تھے ان سماجی فاصلوں کو برقرار رکھا جائے تاکہ جو نہ صرف کورونا بلکہ اومیکرون نامی جو وائرس ہے اس سے بھی بچا جا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے تنظیم سازی کے لیے 15 مارچ کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے لاہور سمیت پنجاب میں 3 ماہ میں وارڈز کی سطح پر تنظیم مکمل کرنے کا ٹاسک دیا ہے۔
जिस डिवीजन या शहर ने तंजीम साजी को पहले मुकम्मल किया, बिलावल उस डिवीजन या शहर का दौरा करेंगे। आपको बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने तंजीम साजी के लिए 15 मार्च की डेडलाइन दे दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर समेत पंजाब में 3 माह में वार्ड सतह पर तंजीम मुकम्मल करने का टास्क दिया है। डीआईजी साजिद कियानी को सीपीओ रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है, जबकि सीपीओ रावलपिंडी अतर इस्माइल अमजद को ओएसडी बना दिया गया है। अब्दुल गफार कैसरानी को डीआईजी के ओहदे पर तरक्की देकर डीआईजी वेलफेयर तैनात कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर खोकर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने डीआईजी साजिद कियानी को सीपीओ रावलपिंडी तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया है, जबकि सीपीओ रावलपिंडी अतर इस्माइल अमजद को ओएसडी बना दिया गया है। जबकि इसके साथ ही अब्दुल गफार कैसरानी जो है, इनको एसएसपी से डीआईजी ओहदे पर तरक्की दे दी गई है और तरक्की पाने पर अब्दुल गफार कैसरानी को डीआईजी वेलफेयर तैनात किया गया है। साथ साथ अब्दुल गफार कैसरानी को डीआईजी ऑपरेशन पंजाब का अजाफी चार्ज भी दिया गया है। हुकूमत पंजाब के महकमा एसएनडीडी सिविल सर्जन लाहौर ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इन अफसरान को फौरी तौर पर नई तैनाती के मुताबिक चार्ज लेने का हुक्म दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोकर आपका। जाली पुलिस मुकाबले होते हैं, लेकिन कोई भी पुलिस मुकाबला हुकूमत के इल्म में लाए बगैर नहीं होता। ये एतराफ़ साबिक आईजी बलोचिस्तान चौधरी याकूब ने किताब की तकरीब रुनुमाई में किया। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। बात को तस्लीम करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता कि पुलिस के अंदर जाली पुलिस मुकाबले होते हैं और ये एक हकीकत है, बरबला हकीकत है। इस हकीकत से हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। कोई पुलिस मुकाबले हुकूमत की सवाबदीद के बगैर नहीं। हुकूमत उसमें हिस्सेदार होती है, हुकूमत की नौट होती है और हुकूमत कहती है कि क्राइम बढ़ गया है, उसका कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि पुलिस मुकाबले किए जाए। कबीरवाला में वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी और सूबाई वजीर ज़राअत के हल्का के किसान खाद के हुसूल के लिए दरबदर हो गए। खाद मार्केट से गायब, किसानों ने खाद डीलर्स की दुकानों के बाहर डेरे डाल दिए। उनका कहना है कि खाद ना मिली तो गंदम की फसल तबाह हो जाएगी। आपको बताएं कि कबीरवाला में वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी और सूबाई वजीर ज़राअत के हल्के के किसान खाद के हसूल के लिए दरबदर होकर रह गए हैं। लाहौर में 14वां बर्जर पेंट इंटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट टूर्नामेंट डिस्ट्रीब्यूशन की टीम ने जीत लिया। बर्जर पेंट के एमडी महमूद अहमद ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। बर्जर पेंट के ज़रिए तमाम इंटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। बर्जर पेंट के मैनेजमेंट डायरेक्टर महमूद अहमद और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जफर कदवाई ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को कैश इनामात दिए और फातेह टीम को ट्रॉफी दी। एमडी महमूद अहमद का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से गुज़िश्ता 2 सालों से इवेंट नहीं करा सके थे। तमाम टीम्स ने बहुत अच्छा खेल पेश किया है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जफर कदवाई का कहना है कि ऐसे टूर्नामेंट से मुलाजमीन की पोशीदा सलाहियतें सामने आती हैं जो दौरान मुलाजमत नज़रअंदाज हो जाती हैं। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।